जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 22 रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने तंत्रिका तंत्र और उसके अलग अलग बिंदुओं के बारे में पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र में किस तरह से समन्वय का काम किया जाता है। तंत्रीय समन्वय काफ़ी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतु जो है वो पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं में तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए निरंतर नियमनों के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यानी हम सीधे रूप में कह लें तो तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि समन्वय नहीं कर पाती है। इसके लिए हमें एक और तंत्र की आवश्यकता होती है जो कि हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है और यह कार्य हार्मोन्स के द्वारा संपादित किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर ही शरीर की क्रियात्मक कार्यों में समन्वय और नियंत्रण का काम करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन के बारे में बता रही हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाएं उनमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इनमें जो स्राव होता है उस स्रावण को हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसकी एक परिभाषा या उसको हम समझने के लिए कह सकते हैं, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित करा है जिससे और अच्छे से वो समझ में आए आपको, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतःकोशीय संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको समझा जा सकता है। अब हम देखें कि अकशेरुकी में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकी में रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर रहे समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव के मतलब आपको यहाँ पे जो है मानव के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मानव अंतःस्रावी तंत्र देखें। अंतःस्रावी तंत्र और शरीर की अलग अलग भागों में जो हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं हैं वो मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और जनन ग्रंथि, ये हमारे शरीर की सुनियोजित अंतःस्रावी अंग होते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हाइपोथैलेमस डाइसेफेलॉन का आधार भाग होता है। यह शरीर के अलग अलग प्रकार से शरीर में नियंत्रण करता है। इसमें जो हार्मोन उत्पादित होता है वो कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं जिन्हें हम न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि जिसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है उसमें स्रावित होने वाले हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं। मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करते हैं। निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन को रोकने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण दोनों को प्रेरित करता है। दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि वाले हार्मोन के स्राव में रोधक उत्पन्न करता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होते हैं। तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन से होते हुए तंत्रिका के सिरे पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। अग्र भाग जो रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यह अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्यों का भी यह नियमन करते हैं। पश्च पिट्यूटरी का तंत्र के नियमन भी सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन ही पाया जाता है। अब अगला आता है आपका पीयूष ग्रंथि, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
पीयूष ग्रंथि एक 16 टर्सिका नामक अस्थिल गुहा, अस्थिल गुहा मतलब क्या होता है, जो अस्थि की नहीं बनी है ऐसी गुहा में होता है। एक ग्रंथ द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। एडिनोफाइसिस 2 भागों का बना है, पार्स डिस्लेटिस और पास इंटरमीडिया। पास जो डिस्टेलिस है वो साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं, जो वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन जिसको जीएच कहते हैं, प्रोटोलैक्टिन पीआरएल जिसको कहते हैं, मेमोट्रोपिन थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसको टीएसएच कहते हैं, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, कॉर्डिनोट्रोपिन ल्यूटेनाइजिन हार्मोन एलएच और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ये सारे हार्मोन को स्रावित करता है। पार्स मीडिया एकमात्र हार्मोन है जो लेंसाइट प्रेरक हार्मोन यानी एमएसएच या मेलेनोट्रोपिन का स्रावण करता है। मानव में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिफ्लेसिस लगभग जुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं। न्यूरोहाइपोफिसिस जिसको कि पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेस्पोरिन का संग्रह और स्त्रावण करती है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस के द्वारा ही संश्लेषित होते हैं। एक्सॉन से होते हुए ये पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। अब मैं आपको ग्रोथ हार्मोन या जीएच के अति स्त्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है यह बता रही हूँ, जिसे हम अतिकायकता के नाम से जानते हैं। इसमें अल्प अगर इसका स्त्रावण होता है तो जो है वो बोनापन या वामनता आ जाती है। प्रोटोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ब्रेस्ट ग्लैंड की वृद्धि से जो है वो फीटस के लिए या बेबी के लिए मिल्क फॉर्मेशन का काम करते हैं। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्य और थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और उसके स्रावण को प्रेरित करते हैं। एडिनोट्रोपिक हार्मोन जिसको एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको कि ACTH और एड्रिनल वल्कुट पर यह कार्य करता है। इसे हम ग्लूकोकार्डियोस नामक स्टेरॉइड हार्मोन से संश्लेषित और स्त्रावण के लिए ये प्रेरित करेगा। ल्यूटेनाइजिन या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ये लिंगी हार्मोन का भी उत्पादन करते हैं, अतः इन्हें हम गोडेनोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। नर में यह ल्यूटेनाइजिन हार्मोन एंड्रोजन नाम का हार्मोन को संश्लेषित करता है और स्रावण करता है, और नर में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन एंड्रोजन शुक्र जनन को भी नियंत्रित करता है। फीमेल्स के अंदर जो ल्यूटेनाइजिन हार्मोन जो है वह पूर्ण विकसित पुट्टिका में से अंडो उत्सर्जन को मतलब अंडों को सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, और ग्राफियन पुट्टिका के बीच बचे हुए कार्पस ल्यूटिमस बनाता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन फीमेल के यूट्रस की पुट्टिका में पुट्टिका की वृद्धि और उसमें परिवर्धन को भी यह प्रेरित करता है। परिवर्धन मैंने आपको पहले भी बताया था, परिवर्धन मतलब होता है विकास। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलेनोसाइट पर क्रियाशील होता है, ये त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में चिकनी पेशियों का कार्य करता है, संकुचन को प्रेरित करता है। फीमेल में प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों से संकुचन एवं दुग्ध ग्रंथियां हैं उनसे मिल्क का सिक्रीशन को भी ये प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन जो है वो किडनी की दूरस्थ संचलित नलिका में जल और आयनों का पुनः अवशोषण करने का काम करता है, जिससे कि यूरिन के साथ जल का ह्रास कम हो। इसे हम जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से
जानते हैं। अब पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि ये जो हमारे अग्र मस्तिष्क जिसको कि फोर ब्रेन कहते हैं उसके ऊपर वाले भाग में स्थित होती है। ये जो हार्मोन देती है उसका नाम है मेलेटोनिन। ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो पूरे 24 घंटे काम करता है। जैसे आपके सोने जागने के चक्र हुआ, शरीर का तापमान नियंत्रण हुआ, उपापचय हुई, वर्णकता हुई, ये सारे के सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो 24 घंटे इस मेलेटोनिन के द्वारा होते हैं। और ये मेलेटोनिन जो है वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन या रसायन होता है। अब थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों की बनी रहती है। दोनों पालियां संयोजी ऊतक की जो पतली नुमा भाग है उससे जुड़ी रहती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुट्टकों और भरण ऊतकों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुट्टक एक गुहा को घेरे पुट्टक कोशिका से निर्मित होते हैं। ये पुट्टक कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्रा आइडोथाइनेस और थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन यानी कि इसको T3 कहा जाता है उसको संश्लेषित करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायरॉइडता या थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है जिसे साधारणतः गलगंड कहते हैं। गर्भावस्था के समय अवथायरॉइड के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक के अंदर कभी कभी विकृति आ जाती है। इससे बच्चे की जो अवरोधित वृद्धि है या उसमें वामनता हो जाती है, मंदबुद्धि भी हो सकता है, मुंह बधिरता भी आ जाती है और त्वचा की असामान्यता भी आ सकती है। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता जो है मासिक चक्र को अनियमित कर देती है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन का संश्लेषण की दर और असामान्य रूप से अधिकता हो जाती है। इस स्थिति को हम थायराइड अतिक्रियता कहते हैं जो शरीर की कार्य की पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अपोजिट इफेक्ट्स डालती है। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये हार्मोन रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं और इसके अलावा उसको नियंत्रित भी करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन थायराइड हार्मोन से ही प्रभावित होता है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन जिसको कि थायरोक्लेसिटिन जिसको TCT का भी स्रावण होता है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आ रहा है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये 4 ग्रंथियों का बना रहता है। थायराइड ग्रंथि की पश्च स्थिति पर यह पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक एक जोड़ी पैराथायरॉयड ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन को स्रावित करती हैं। PTH का स्रावण रक्त के साथ परिसंचलित कैल्शियम आयन के द्वारा भी नियमित होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ने से रोकता है। PTH अस्थियों पर कार्य करता है। अस्थियों का अवशोषण, अस्थि अवशोषण प्रक्रम में सहायता करता है। PTH किडनी में कैल्शियम के पुनः अवशोषण और पाचित भोजन में से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है। अतः इससे स्पष्ट हो गया है कि PTH एक अति कैल्शियम रक्ता हार्मोन है क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये थायरोक्लेसिटिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। TCH के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम के संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये एक अंतरस्रावी ग्रंथि है। यह महाधमनी के उदर पक्ष पर फेफड़ों के बीच में पाई जाती है।
ये पाली युक्त होती है, मतलब खंडों में विभक्त रहती है। ये थाइमोसिन नाम का पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है। ये जो थाइमोसिन है इसका काम रहता है टी लिम्फोसाइट का विभेदीकरण करना। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, प्रतिजैविक के निर्माण की दर को बढ़ाता है। प्रतिजैविक मतलब कि एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर बनती हैं, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं, उनके निर्माण की दर को भी बढ़ा देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कम सीक्रेट होने लगता है, कम स्रावित होता है। यही कारण है कि बढ़ती हुई उम्र में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन होने लगता है। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल जो हमारा चल रहा है उसमें ये क्यों बोला जाता है 60 साल से उम्र के ज़्यादा व्यक्तियों के लिए दिक्कत है। और क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये वाला जो हार्मोन है, थाइमस ग्रंथि का जो हार्मोन है थाइमोसिन, उसकी दर कम होने लगती है, स्वाभाविक तौर पर ही कम होने लगती है। अब अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में पैनक्रियास कहते हैं, यह एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में काम करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होती है। साधारणतः मनुष्य के अग्नाशय 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप के बने होते हैं जो अग्नाशय ऊतकों में 1 से 2% इनमें पाया जाता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका का ग्लूकागॉन और बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्यतः रक्त शर्करा स्तर का नियमन करता है, और ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिका मतलब लिवर की सेल पर कार्य करता है और ग्लाइकोजन का अपघटन को भी प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपोग्लाइसेमिया होता है। ग्लूकोन कोशिकांग शर्करा में को अधिकरण और उनके उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका अदा करता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट का कार्य करता है और कोशिका ग्लूकोज अधिग्रहण के उपयोग को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट एपिसाइट में जाता है और रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। इसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं के ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लाइकागॉन द्वारा होता है। लंबी अवधि तक ग्लाइकोसीमिया मतलब अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस, जिसको हिंदी में मधुमेह की बीमारी कहते हैं, हो जाती है, जिससे कि यूरिन के साथ शर्करा का ह्रास होने लगता है और हानिकारक पदार्थ जैसे कीटोन बॉडीज का निर्माण हो जाता है। मधुमेह के मरीजों को इंसुलिन के द्वारा सरलतापूर्वक उपचार उनका किया जाता है, इसलिए समय पड़ने पर उनको जो है इंसुलिन के हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब मैं बता रही हूँ वृषण, जिनको टेस्टिस कहते हैं। नर की उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करते हैं। वृषण शुक्रजनक नलिका और भरण या अंतराली ऊतकों का बना होता है। लैडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका अंतर्नलिकीय स्थानों पर उपस्थित होती है। ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन प्रमुख इसके हार्मोन हैं जिनका स्रावण करती है। एंड्रोजन नर में सहायक जनन अंगों जैसे कि शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन और उसके परिपक्वन का नियमन करते हैं।
ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोध आ जाना या बहुत ज़्यादा क्रोध का भाव होना, निम्न स्वरमान व आवाज़ को अत्यधिक उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है और नर लैंगिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपापचयी प्रभाव भी डालते हैं। अब अंडाशय, जिसको ओवरी कहा जाता है, फीमेल्स के उदर में अंडाशय का एक युग्म होता है और अंडाशय एक प्राथमिक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त अंडाशय में 2 प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करता है, जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अंडाशय अंडकों और भरण ऊतकों का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण और स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुट्टिकाओं द्वारा होता है। अंडों को सर्जन करने के बाद विखंडित पुट्टिका कार्प्स ल्यूटियम में बदल जाता है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है। अब मैं आपको हार्मोन की क्रियाविधि बता रही हूँ। हमारा लक्ष्य ऊतकों की उपस्थिति हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर उस पर प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों में उपस्थित हार्मोन ग्राही होती हैं। झिल्ली आयोजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतरा कोशिका ग्राही कहलाता है, जिसमें अधिकांश कोशिका केंद्रकीय ग्राही होते हैं। हार्मोन ग्राही के साथ जुड़कर ये हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैविक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचयी एवं कार्यकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को बांटा है। पहला है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन। तीसरा आइडोथायनिन हार्मोन। चौथा अमीनो अम्ल व्युत्पन्न। हार्मोन को निम्न समूहों में बांटा है। जो हार्मोन झिल्ली आयोजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिका में नहीं पहुंच पाते, लेकिन द्वितीयक संदेशवाहकों का उत्पादन कर अंततः कोशिका उपापचय का नियमन करते हैं। अंतराकोशीय ग्राही के क्रिया करने वाले हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण एवं जीनोम के पारस्पर से जीन की अभिव्यक्ति और गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रिया शरीर की कार्यकी और उनकी वृद्धि को भी प्रभावित करती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ज्ञान कराया कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अंग हैं जो कि समन्वय में सम्मिलित होते हैं। तो उसमें कई प्रकार की ग्रंथियों को आपने देखा कि वह क्या काम करती हैं, कौन से अंग के लिए काम करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अध्ययन करें। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इनको हल कीजिए। धन्यवाद।